क्लास 12 टर्म 2 एग्ज़ाम बहुत करीब है और आपके मन में घबराहट बहुत ज़्यादा। अब आपको मेरे संग जुड़कर टर्म 2 में आने वाले सारे चैप्टर्स का अच्छे से रिवीजन करना है। आपको अपनी घबराहट दूर करनी है। मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस से मैं आपके सारे डाउट्स, मुझे पता है कहाँ कहाँ आप अटकते हैं, किन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। आज से लगातार टिल द एग्जामिनेशन मैं आपको कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन कराऊंगी जो उन टॉपिक से हैं जो टर्म 2 में आने हैं। तैयार हो जाइए अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। और हाँ, मैं नतीजा आपके सामने बेहतर ही होगा, इस बात को मैं गारंटी से कह सकती हूँ। ये देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो मैंने सेलेक्ट किए हैं टर्म 2 में आने वाले चैप्टर से। तो पहला क्वेश्चन तो मैंने लिया है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से। क्या है? Zener diode has higher dopant densities as compared to ordinary PN junction. How does it affect width of depletion layer and junction field? आपको पता है Zener diode स्पेशल पर्पस डायोड कहते हैं। ऑर्डिनरी PN जंक्शन की अपेक्षा उसमें क्या होती है, जो डिप्लीशन लेयर है उसकी विड्थ कम होती है। यही आपको तो याद रखना है। क्यों? क्योंकि उसमें डोपेंट डेंसिटी मतलब जो इम्प्योरिटीज़ मिलाई जाती हैं वो उनका अमाउंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी PN जंक्शन। तो जब इम्प्योरिटी आइटम्स ज़्यादा मिलाए गए, डोपेंट डेंसिटीज़ ज़्यादा हैं, तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम। तो आपका पहला आंसर क्या हुआ कि विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, अगर वो आप D से लिखते हैं तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर क्या होगी, कम। अब और क्या पूछ रहे हैं, जंक्शन फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा? तो आपको पता है जंक्शन फील्ड किसके बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बैरियर पोटेंशियल, कुछ भी है जो आप यहाँ पर लिख रहे हैं V अपॉन D। तो अब अगर ये घट गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा। ये रिलेशन आपके पास जंक्शन फील्ड के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा और बैरियर पोटेंशियल जो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर है वो उसकी विड्थ कम होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है वो टॉपिक भी दूसरा है। क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी का टॉपिक। इन अ टिपिकल न्यूक्लियर रिएक्शन 1s2 ये क्या है, ड्यूटेरियम प्लस इक्वल टू 2He3 प्लस न्यूट्रॉन प्लस 3.27 MeV। ऑल्दो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज कंजर्व्ड येट एनर्जी इज रिलीज्ड, हाउ, एक्सप्लेन। ये पार्ट पहला पार्ट है क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट है शो दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इन अ गिवन न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर A। अब देखिए आपको ये आता है लेकिन उस समय आप हड़बड़ा ना जाओ, इसलिए पहले सोचा करो। इस इक्वेशन को देखो, नीचे जो है 1 1 इधर है तो 1 1 2 हुआ, इधर भी 2 और 0 2 ही तो रहा ना। इधर 2 2 4 है तो इधर 3 और 1 4 है। तो यही तो ये कह रहे हैं कि अगर मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों कंजर्व है, दोनों बराबर हैं, तो ये एनर्जी रिलीज इतनी कैसे हो रही है। अब दिमाग में कुछ आएगा कि हाँ, एक टर्म पढ़ा था मास डिफेक्ट। वो मास डिफेक्ट की वजह से ही वही मास जो है वो एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होकर रिलीज होता है, कब, जब न्यूक्लियस बनता है। भाई किसी भी न्यूक्लियस में आपने पढ़ा है क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो अगर किसी भी न्यूक्लियस में जितने न्यूट्रॉन प्रोटॉन हैं उनको मिला के हम न्यूक्लियस अगर बनाएंगे तो उसका मास हमेशा इस कंबाइंड जो बना हुआ न्यूक्लियस है, जो एक्चुअल न्यूक्लियस है, उससे हमेशा ज़्यादा होता है। एक्चुअल न्यूक्लियस जब बनता है तो उसमें जो न्यूक्लियॉन्स के मासेस का सम है उससे एक्चुअल न्यूक्लियस का मास हमेशा कम होता है। आप इसको कैसे लिखते हैं कि मास जो कैलकुलेटेड है, न्यूक्लियॉन्स के मास को जोड़कर बनाया गया न्यूक्लियस है, और जो एक्चुअल न्यूक्लियस है उस एक्चुअल न्यूक्लियस का जो मास है, इसमें कैलकुलेटेड मास हमेशा ज़्यादा होता है एक्चुअल न्यूक्लियस से। और इसी एक्चुअल न्यूक्लियस में जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, तो अब 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन का मास अगर आप जोड़ेंगे तो ये मास ज़्यादा आएगा एज कंपेयर टू दिस एक्चुअल न्यूक्लियस। ये डिफरेंस किसके बराबर होता है? यही डिफरेंस अगर हम मास डिफेक्ट कहते हैं, और ये डिफरेंस इक्वल टू डेल्टा mc², आइंस्टाइन इक्वेशन आपने पढ़ा है ना, ये एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और यही एनर्जी जो मास डिफेक्ट कहलाता है, ये डेल्टा M, यही मास डिफेक्ट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होता है।
पार्ट ए का आंसर आया ना समझ में? क्या आंसर हुआ? सिर्फ मास डिफेक्ट, जो कि एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होता है। मास डिफेक्ट क्या है? डिफरेंस ऑफ एक्चुअल एंड कैलकुलेटेड मासेज ऑफ न्यूक्लियस। ओके, पार्ट का आंसर आप देखिए, शो दैट न्यूक्लियर डेंसिटी। अब न्यूक्लियर डेंसिटी हो, आगे न्यूक्लियर लगा है, लेकिन आपको तो पता है ना, डेंसिटी वर्ड पता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब न्यूक्लियर डेंसिटी तो न्यूक्लियस का मास और न्यूक्लियस का वॉल्यूम। कुछ चीज़ें आपको बेसिक्स से हमेशा जुड़े रहना है, तो आपको घबराहट नहीं होगी। तो अब क्या है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर है। तो आपको पता है कि अगर हम न्यूक्लियर डेंसिटी लिखेंगे तो न्यूक्लियर डेंसिटी में सारी चीज़ें न्यूक्लियस की रहेंगी, यानी मास ऑफ न्यूक्लियस और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है आपको पता है? मास नंबर, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स का नंबर, वो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो अगर हम मान लें कि न्यूट्रॉन या प्रोटॉन में से किसी का भी एक का मास मान लेते हैं, लगभग सेम मान लेते हैं, बहुत कम डिफरेंस होता है। तो अगर मान लिया कि ये मास ऑफ प्रोटॉन है और कितना नंबर है उनका ए, तो ये टोटल मास हो जाएगा। अगर 10 न्यूक्लियॉन है और एक न्यूक्लियॉन का मास m है, तो 10 का कितना हो जाएगा? m है, तो यही तो होगा ना न्यूक्लियस का मास, और अपॉन वॉल्यूम। अब न्यूक्लियस के वॉल्यूम को हम क्या लिखते हैं? 4/3 सॉलिड स्फीयर। याद रखिएगा, इतनी मैथ्स आनी चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब, और ये इंटू वॉल्यूम है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो वॉल्यूम आया 4/3 पाई r क्यूब, इसमें जो r है वो कैसे दी जाती है? इसकी एक्सप्रेशन r इक्वल टू r नॉट a टू द पावर 1/3। r नॉट एक कांस्टेंट है, ये रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस है। तो बस अगर इतना आपको याद है तो आपको बस यही फॉर्मूला याद है कि नहीं, इसके लिए ये बनाया गया है। डेंसिटी तो सभी को पता होता है, रख दिया आपने उठा के कि मास ऑफ प्रोटॉन a अपॉन 4/3 पाई r नॉट क्यूब। इसका देखिए r क्यूब है तो यहाँ क्यूब हो जाएगा और ये खाली a हो जाएगा, तो ये a हो जाएगा। अब ये a और a कैंसिल हो गया। यही वो क्वेश्चन में कह रहे थे, प्रूफ करो कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर हो गया। तो इस डेंसिटी में, इस फॉर्मूले में हर न्यूक्लियस के लिए ये फार्मूला अप्लीकेबल है। जिस न्यूक्लियस के लिए r नॉट कांस्टेंट है, इसमें न्यूक्लियन का मास कितना है और 4/3 पाई। तो आपको न्यूक्लियन का मास पता है, 4/3 पाई सब कांस्टेंट है, r नॉट की वैल्यू कांस्टेंट है, तो न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट होती है। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है? क्योंकि लाइट वेव तो है ही है, साथ साथ एनर्जी पैकेट से मिलके बनी है, जिन्हें फोटॉन्स कहते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स पढ़ने वाले अगर ज़्यादा हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे उस सरफेस से, फोटोसेंसिटिव सरफेस से। तो क्या होगा कि ज़्यादा इंटेंसिटी की करंट मिलेगी। और अगर ज़्यादा एनर्जी वाला फोटोन है, फोटोन की एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी? इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, E = h²। तो ज़्यादा एनर्जी की प्रोटॉन से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहे हैं। तो अब कट ऑफ पोटेंशियल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप अगर आपको याद है तो उस पर 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, 2 इम्पॉर्टेंट कर्व्स, ग्राफ्स बनते हैं, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। देखिए क्या है वो क्वेश्चन। पहले तो ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, क्योंकि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ पोटेंशियल का सारा खेल है। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए प्लॉट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल, हाउ डज, नंबर 1 पहला पार्ट, द सैचुरेशन करंट वेरी विद एनोड पोटेंशियल फॉर इंसिडेंट रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज बट सेम इंटेंसिटी। क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात यही है, जो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट वेव है, इंसिडेंट रेडिएशन पड़ रहा है, वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाले हैं लेकिन सेम इंटेंसिटी का है। आपको पता है इंटेंसिटी क्या है? जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं फोटॉन्स के पढ़ने से तो ज़्यादा इंटेंसिटी, कम निकल रहे हैं कम इंटेंसिटी। यहाँ पर आपने जो एनोड पोटेंशियल है वो ऐसे एक्स एक्सिस पर, और जो एनोड करंट है, आई क्या है? एनोड करंट, वाई एक्सिस पर प्लॉट करते हैं। याद रखिएगा, यहाँ तक तो याद रहता है। फिर अब ज़्यादा जो करंट है तो वो यहाँ पर, यहाँ कम, यहाँ ज़्यादा, वो डिपेंड करता कितनी है।
कह रहे हैं सेम इंटेंसिटी, यानी कि इस पॉइंट इंटेंसिटी देखिए सेम है, और ये कैसी है, कौन सी करंट है, ये सैचुरेशन करंट, मतलब इससे ज़्यादा करंट अब सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जितने भी एमिट होने थे हो चुके हैं, तो ये सैचुरेशन करंट है। तो ये सैचुरेशन करंट का मतलब हो गया जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन हैं वो सब चल चुके हैं, पहुंच चुके हैं एनोड पर, तो ये है सैचुरेशन करंट। अच्छा, अब सैचुरेशन करंट से क्या है कि ये कह रहे हैं कि द सैचुरेशन करंट वेरी चेंज होती है विद एनोड पोटेंशियल। कैसे? तो आपको देखिए यही तो जवाब हुआ कि सैचुरेशन करंट जो है, अगर ये कम फ्रीक्वेंसी की करंट है तो जो फोटॉन्स आ रहे थे उसके ऊपर वो लेस एनर्जेटिक हैं, तो वो जल्दी ही एनोड के लेस नेगेटिव वैल्यू से रोके जाएंगे। एनोड की लेस नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन को, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपने पर आने से रोकता है, क्या कहलाता है, कट ऑफ पोटेंशियल। तो अगर वो कम फ्रीक्वेंसी वाला इलेक्ट्रॉन होगा तो कम वैल्यू ऑफ नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनोड पोटेंशियल से रुक जाएगा, और अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला होगा तो हायर नेगेटिव लार्जर नेगेटिव करना पड़ेगा। तो हुआ ना ये ग्राफ कि सैचुरेशन करंट कैसे चेंज होती है। The saturation current vary with anode potential for incident radiations of different frequencies but same intensity। तो same intensity different frequency, तो कम frequency के लिए less negative, ज़्यादा frequency के लिए more negative। बस यही आंसर देखना चाहता है एग्जामिनर। सेकेंड पार्ट में इसी से रिलेटेड देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं कि how does the stopping potential vary for incident radiation of different intensities। अब यहाँ पर ये इंटेंसिटी I1 है, ये इंटेंसिटी I2 है ना, अलग अलग, और डिफरेंट इंटेंसिटी बट सेम फ्रीक्वेंसी। अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो जो कट ऑफ पोटेंशियल होगा एनोड का वो मेजर करता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन। तो अगर काइनेटिक एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है, तो कट ऑफ पोटेंशियल क्या अलग अलग होगा? नहीं ना, बस यही कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। तो अगर डिफरेंट इंटेंसिटी है और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, दोनों टर्म्स अलग अलग हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं डिफरेंट इंटेंसिटी है लेकिन सेम फ्रीक्वेंसी है, तो कट ऑफ पोटेंशियल सेम, अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट के लिए। यहाँ पर क्या था कि सेम इंटेंसिटी है लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। लार्जर इज द फ्रीक्वेंसी, मोर नेगेटिव इज द कट ऑफ पोटेंशियल। ये कॉन्सेप्ट था इन्हीं दोनों पार्ट्स के, इन्हीं दोनों ग्राफ्स के एक्सप्लेनेशन में। तो बस आपने देखा कि लेस इंटेंसिटी की लाइट है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही है जितनी मोर इंटेंसिटी की लाइट, तो कट ऑफ पोटेंशियल उतना ही। आज के वीडियो में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करे हैं वो टर्म 2 में आने वाले चैप्टर्स के हैं। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपकी डिफ़िकल्टी कहाँ कहाँ पर टर्म 2 में आने वाले चैप्टर्स में है, आपको इन क्वेश्चंस को जो समझाया उसका फीडबैक जरूर दीजिए। अपने डिफ़िकल्टी लेवल, जो आपके क्वेश्चंस जो नहीं आते आपको समझ में, जो आपकी प्रॉब्लम है वो ज़रूर शेयर कीजिए। मैं आपको रोज़ जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं 3-4 क्वेश्चंस टर्म 2 में आने वाले क्वेश्चंस के संग यहाँ जो सीरीज़ जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जा रहा तब तक लगातार चलाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कंटिन्यू वॉचिंग।